सबको आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार बच्चों, मैं केएल शर्मा एक बार फिर से आपका विज्ञान की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th विज्ञान विषय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान पाठ 8 गति के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तीसरा भाग बच्चों इस पाठ का आखिरी भाग है। इससे पहले आप पार्ट 1 और 2 काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस तीसरे पार्ट में हमारे चर्चा के कौन कौन से बिंदु होंगे। सबसे पहले हम पुनरावलोकन, अपने पिछले 2 भागों में जिन चीज़ों को पढ़ा है उनको थोड़ा सा हम एक अच्छी तरीके से और समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हम गति, दूरी, विस्थापन को समझेंगे और उसके साथ साथ चाल, वेग और त्वरण जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, इन सब के बारे में एक छोटा सा हल्का सा एक पूर्वाभ्यास करेंगे। उसके पश्चात हम गति के समीकरण के विषय में जानेंगे। गति के 3 समीकरण होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं। उसके पश्चात हम वेग समय ग्राफ, और वेग समय ग्राफ आप यहाँ देख रहे हैं 3 भागों में बटा है। एक है एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ, इसके विषय में जानेंगे कि ये किस प्रकार से बनता है। दूसरा, एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ किस प्रकार से बनता है, इसको देखेंगे। और तीसरा, असमान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ किस प्रकार से बनता है, इसके विषय में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम गति के समीकरणों पर आधारित कुछ आंकिक उदाहरणों को देखेंगे और अंत में आपको गृह कार्य दिया जाएगा, जिससे आप इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं अपने कि आपने इस भाग में कितना सीखा। तो बच्चों आइए आगे चलते हैं और सबसे पहले हम करते हैं पुनरावलोकन। जो पिछले भाग 1 और भाग 2 में आपने पढ़ा है उसको देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे वही टर्म्स हैं जो आप पीछे पढ़ चुके हैं: गति, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण। क्योंकि बच्चों इन सब टर्म्स को आप जब तक ठीक से नहीं समझेंगे तब तक आगे की चीज को समझना या फिर इस पूरे गति पाठ को समझना बहुत ही कठिन है। इसलिए हम इन सभी टर्म्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गति। आपने गति का जो पहला जो पार्ट था उसको पढ़ा था, तब आपने बताया था, आपने समझा था कि गति क्या होती है। उसके साथ साथ हमने कहा था आपसे कि मान लिया कि अगर कोई ये वस्तु है और ये वस्तु बिंदु मान लिया ए पर है और समय के साथ कुछ समय के पश्चात मान लिया ये चलकर बिंदु बी पर पहुंच जाती है। तो अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती, पहले ये यहाँ फिर थी और बाद में ये कहाँ पे पहुंच गई, बिंदु बी पे पहुंच गई, मतलब समय के साथ ये वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो हम कहते हैं कि वस्तु गति की अवस्था में है। तो गति क्या हुई? समय के साथ वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, तो हम कहते हैं कि वस्तु गति में या गतिमान अवस्था में है। दूसरी चीज, दूरी। आपने पिछले भाग में पढ़ा है कि अगर कोई वस्तु यहां से ए से चलना स्टार्ट करती है, कुछ समय के पश्चात ये बिंदु बी पे पहुंच जाती है, मान लिया कि इसने 10 मीटर की दूरी तय की। उसके पश्चात वो बिंदु सी पे जाती है, ये 3 मीटर की उसने दूरी तय की, और उसके पश्चात ये मान लिया कि बिंदु डी पे पहुंच गई और ये दूरी हो गई 12 मीटर की। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से कोई भी वस्तु क्या कर रही है, एक बिंदु से दूसरे, दूसरे से तीसरे बिंदु में इस प्रकार से जा रही है। कुछ ना कुछ समय लग रहा होगा, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक जाने में कुछ ना कुछ समय भी लग रहा होगा। तो दूरी क्या है? किसी भी गतिमान वस्तु के द्वारा किसी समय में, जो भी समय लगा है उस समय में वस्तु के द्वारा तय किए गए कुल पाथ की लंबाई को वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ए से लेकर डी तक पहुंचने में वस्तु को टोटल कितनी दूरी या कितने मीटर की दूरी तय करनी पड़ी, तो आप देख रहे हैं यहाँ 10 मीटर, 3 मीटर और 12 मीटर। अगर हम टोटल जोड़ दें तो 12, 3, 15, 10, 25 मीटर की दूरी उसने कवर की। तो दूरी क्या हुई? किसी भी वस्तु के द्वारा किसी समय में तय किए गए पाथ की कुल लंबाई को
दूरी कहते हैं। आपने पिछले भाग में पढ़ा है कि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है, ये सदैव धनात्मक होती है, शून्य नहीं हो सकती। शून्य नहीं हो सकती मतलब दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, कभी भी शून्य नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है मीटर, एम से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे दूरी क्या होती है। तीसरा हमारा टर्म है विस्थापन, जिसे कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। अगर हम इसी चीज को देखें तो कोई वस्तु ए से लेके चलते हुए बी, सी से होते हुए डी तक गई। अगर विस्थापन की बात करें तो ए से डी तक के बीच की जो न्यूनतम दूरी हुई, ये हमारा वस्तु का विस्थापन कहलाता है। मतलब कि किसी भी गतिमान वस्तु के द्वारा प्रारंभिक स्थिति और उसकी अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, हमने पिछले भाग में भी आपसे कहा है और फिर से एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूं कि न्यूनतम दूरी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, उसे क्या कहते हैं, वस्तु का विस्थापन कहते हैं। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, प्रारंभिक स्थिति ए है, अंतिम स्थिति डी है, तो न्यूनतम दूरी ए से डी के बीच की ये एक सीधी रेखा होगी, तो विस्थापन हो गई एडी। दूसरी चीज, अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी हमारी अदिश राशि है और विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। उसके साथ साथ विस्थापन शून्य भी हो सकता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है और विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। मतलब शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। और इसी प्रकार अगर इसके मात्रक की बात करें विस्थापन का, तो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो आपने देखा कि गति क्या है, दूरी को समझा और उसके साथ साथ विस्थापन। आगे चलते हैं चाल। आपने पिछले भाग में पढ़ा है कि चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। ये चीज आप पढ़ चुके हैं। मतलब कि अगर दूरी को समय से भाग दे दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, चाल प्राप्त हो जाएगा। इसी फिगर में अगर हम बात करें कि टोटल उसके द्वारा चली गई दूरी को टोटल समय से, जो कुल समय लगा है, उससे भाग दे दें तो वस्तु की क्या निकल आएगी, चाल निकल आएगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कैसी राशि है, चाल आप देख रहे हैं कैसी राशि है। अगर हम कहना चाहें तो दूरी कैसी अदिश है, तो चाल को भी आप क्या कह सकते हैं, अदिश राशि कह सकते हैं। चाल कैसी होगी, चाल धनात्मक होगी, जीरो भी हो सकती है, लेकिन शून्य भी होगी, लेकिन ऋणात्मक नहीं होगी। चाल ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक, अगर चाल के मात्रक की बात करना चाहें तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा टर्म है आपका वेग। जैसे हमने यहाँ पे दूरी को समय से भाग दिया था तो क्या मिल गया, हमें चाल मिल गया। वेग के लिए हम क्या करें, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। तो अगर हम विस्थापन को समय से भाग दे देते हैं तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, वेग प्राप्त हो जाता है। ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है और वेग प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड इसका भी है। अगला है आता है लास्ट टर्म आपका त्वरण। मान लिया कि कोई वस्तु है, ए से चलना स्टार्ट करती है, बी तक पहुंचती है, बी तक जाती है। ए से बी तक जाने में लगा समय टी है। ए से जब चलना शुरू करती है तो उसका प्रारंभिक वेग u था या u है और लास्ट में जो अंतिम वेग है वो कितना हो जाता है, v हो जाता है। तो अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण जिसको कि हम a से प्रदर्शित करते हैं, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन आपने पीछे निकाला है, कैसे निकालेंगे, v माइनस यू। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, वेग परिवर्तन की
दर मतलब समय से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका त्वरण आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से त्वरण का अगर मात्रक निकालना चाहें तो त्वरण का मात्रक आप जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से आपने इन सब टर्म्स को जाना कि गति क्या होती है, दूरी, विस्थापन, त्वरण, वेग और चाल क्या होते हैं। आगे चलते हैं, गति के समीकरण। बच्चों अभी आपने त्वरण के विषय में पढ़ा। त्वरण हमने कहा, त्वरण जिसको कि हम ए से डिनोट करते हैं v माइनस यू बटे टी, ये त्वरण की परिभाषा के अनुसार अभी हमने आपको अभी बताया था। तो त्वरण a बराबर v माइनस यू बटे टी। अगर हम इसी समीकरण को लेते हैं तो यहाँ पे देखिए a इक्वल्स हो गया v माइनस यू बटे टी, और अगर क्रॉस मल्टीपल करें तो यहाँ पे आ जाएगा v माइनस यू बराबर a का t से मल्टीपल हो जाएगा at, और यहाँ पे v ऐसे ही रखें और u को इधर ले जाएं तो u प्लस at। तो आप देख रहे हैं एक हमें समीकरण प्राप्त हो गया v इक्वल्स यू प्लस at। इसको हम लोग कह सकते हैं कि वेग और t क्या है, समय, वेग समय समीकरण। पहली चीज हो गई वेग समय समीकरण, और वो क्या है बच्चों, v इक्वल यू प्लस at। दूसरी चीज आपने पिछले भाग में औसत वेग पढ़ा था, औसत वेग, और औसत वेग बराबर आपने कहा u प्लस वी बटे 2 होता है। ये पिछले भाग में आप पढ़ चुके हैं। औसत वेग की परिभाषा के अनुसार u प्लस वी बाई 2 होता है। अगर औसत वेग को हम कहें तो वेग क्या है v, और औसत वेग का मतलब हो जाएगा एवरेज, वी ए बी इक्वल्स हो जाएगा u प्लस वी बाई 2। अगर हम इस समीकरण को देखें, अगर हम इस समीकरण को एक समीकरण नंबर 1 मान लें तो इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि v की वैल्यू क्या है, u प्लस at है। तो यहाँ पे इस समीकरण में ये जो v लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, u प्लस at। यहाँ पे देखिए तो u एज इट इज लिखेंगे और इस v की जगह पे हम लिखेंगे u प्लस at बाई 2, और ये हो जाएगा v एवरेज, औसत वेग बराबर u प्लस at बटे 2 हो गया। अब चूंकि हम वेग की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल, विस्थापन और बटे समय अंतराल या समय। तो अगर हम इस वेग की जगह पे विस्थापन बटे समय कर दें, मतलब विस्थापन को s कह सकते हैं और समय क्या हुआ t कहें, तो ये क्या आ जाएगा, u प्लस u हो जाएगा आपका 2u प्लस at और बटे 2। इसको अगर हम कहें ऐसे ही रखें तो s बराबर t इधर मल्टीपल हो जाएगा 2ut प्लस at स्क्वायर बटे 2। आगे बढ़ें, अगर हम 2 यहाँ पे कॉमन ले लें या फिर ut, अगर हम यहाँ पे 2 वो ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ut 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हाफ at स्क्वायर। ये 2 जब इसके साथ आएगा नीचे तो 2 और 2 कट जाएगा, और जब इसके साथ आएगा तो 1/2 में, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हो गया दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तीसरा समीकरण कैसे है, जो आपने पहला समीकरण निकाला है v इक्वल्स u प्लस at, इसी समीकरण से हम तीसरे समीकरण को हम निकालेंगे। तो इसको अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स, और यहाँ पे जब हम वर्ग करेंगे तो u प्लस at का होल ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल्स, इसको जब हम a प्लस b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो बच्चों ये आएगा u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat। आगे बढ़ते हैं तो v स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा u स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम 2a कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो 2a जब कॉमन लेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 नहीं है तो ये 1/2 में जाएगा। a स्क्वायर था, a कॉमन ले लिया तो एक a बचा, t
टी स्क्वायर एज इट इज बचा, और प्लस यहाँ से 2a कॉमन आ गया तो ये बचा आपका ut। नेक्स्ट लाइन हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2a। और अगर आप इस पूरे समीकरण को देखें 1/2 at स्क्वायर प्लस ut, तो ये बिल्कुल यही है 1/2 at स्क्वायर प्लस ut। तो इसका मतलब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम s लिख सकते हैं। तो इस पूरे समीकरण की जगह पे हमने s लिख दिया, तो ये हो गया v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। तो आपने देखा बच्चों कि पीछे जितनी भी हम चीजें पढ़ चुके हैं त्वरण की परिभाषा के अनुसार, औसत वेग के अनुसार, इन सब चीजों से हमने 3 समीकरण निकाल लिए। 3 समीकरण, v इक्वल यू प्लस ए टी पहला समीकरण, दूसरा s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा आप देख रहे हैं v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो तीनों समीकरण हैं ये हमारे कहलाते हैं गति के समीकरण। तो गति के कितने समीकरण हो गए बच्चों, 3 समीकरण हो गए। इन तीनों समीकरणों को हम लोग कहते हैं गति के समीकरण। पहला v इक्वल यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब हम देखते हैं बच्चों गति का ग्राफीय प्रदर्शन और वेग समय ग्राफ, इसमें भी हमको देखना है, क्योंकि पिछले जो पार्ट हैं उसमें आपने दूरी समय ग्राफ को किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से प्लॉट करते हैं, ये आप सीख चुके हैं। तो देखते हैं कि वस्तु जब गतिमान है तो उसके वेग में समय के साथ जब परिवर्तन होता है तो हम उसको ग्राफ के द्वारा किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। पहली कंडीशन है कि जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान है तो एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ कैसा होगा। उसके लिए आपने यहाँ पे टेबल में आप देख रहे हैं कि वस्तु का ये वेग है, इसकी कोई यूनिट ले लेते हैं, मान लिया कि किलोमीटर प्रति घंटा है और समय घंटे में है, आवर में है। तो देखिए इसको जब हम यहाँ प्लॉट करेंगे तो ये मान लिया ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। समय को आप जानते हैं, पिछले भाग में हम आपको बता चुके हैं कि हम यहाँ पे एक्स एक्सेस पे ही समय को लेंगे क्योंकि ये एक स्वतंत्र राशि होती है, और वेग को हम लेंगे यहाँ पे वाई एक्सेस पे। तो समय आप देखिए 2, 4, 6, 8 आवर में है तो ये 0 हो गया, ये मान लिया 2, ये मान लिया 4, ये मान लिया 6, ये मान लिया 8, ये 10, इस तरीके से। और वेग है 40, 40, 40 तो ये हो गया 10, ये मान लिया 20, ये मान लिया 30, ये मान लिया 40। वेग इधर वाई एक्सेस के अकॉर्डिंगली आपने दिखाया। आप देख रहे हैं जब समय 2 घंटा है या 2 है तो वेग कितना है 40, तो 2 यहाँ पे जाएगा, 40 के ऊपर जाएगा, एक पॉइंट आपने ये लगाया। दूसरा समय कितना है 4 घंटा, तो यहाँ पे जब जाएंगे तो फिर 40 के पास में यहाँ पे आएगा, 6 पे भी एक पॉइंट आएगा ऐसे ही, 8 पे भी एक पॉइंट ऐसे ही आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उसका जो वेग है 40, 40, 40 हर जगह कितना है 40 है। तो इसका जो ग्राफ होगा आप देखेंगे कि ये एक सीधी रेखा निकलेगी। ये आपके पॉइंट हो गए चारों, और ये क्या आप देख रहे हैं कि ये एक सीधी रेखा निकल रही है। इससे क्या पता चलता है कि अगर हम किसी एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ निकालते हैं या बनाते हैं तो वो एक सीधी रेखा होगी, आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे, और वो सीधी रेखा कैसी होगी, एक्स अक्ष के समांतर होगी। तो किसी भी वस्तु का वेग समय ग्राफ जो कि एक समान चाल से चल रही है तो उसका ग्राफ क्या होगा, एक सीधी रेखा होगी। दूसरा, अगर एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ निकालना हो तो देखिए कैसा होता है। फिर से उसी प्रकार से ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, और एक्स एक्सेस पे हम लेंगे समय को और वाई एक्सेस पे हम लेंगे वेग को। तो समय देखिए कितना है, इसको हम ले लें, अगर हम मीटर में ले लेते हैं वेग और समय लेते हैं हम सेकंड में, तो आप देख रहे हैं 10, 15, 20, 25 सेकंड पे। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 5, ये 10, ये 15, 20, 25 और ये 30, इस तरीके से। और वेग कितना है आप 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30 और यहाँ पे 40, इस तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं। आप देख रहे हैं जब समय 10 है तो वेग भी कितना हो रहा है 10, तो समय 10 यहाँ पे इसके सीधे आएंगे और वेग 10, एक पॉइंट यहाँ पे लगाया आपने। दूसरा, जब समय 15 सेकंड है तो वेग कितना है 20 मीटर,
मीटर प्रति सेकंड वेग होगा। तो जब समय 15 है तो वेग हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, तो इसके ऊपर जाएंगे यहाँ पे, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। उसी तरीके से समय 20 सेकंड है और वेग जा रहा है 30 सेकंड, तो 20 के जब ऊपर और 30 से सीधे इधर पैरेलल आएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा। और 25 और 40 पे जब आप जाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे 25 के ऊपर और 40 के सामने इस तरीके से आएगा। और इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये एक सीधी रेखा लगभग आ जाएगी इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं कि एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का अगर वेग समय ग्राफ हम निकालते हैं तो वो कैसी जा रही है, एक सीधी रेखा आ रही है। तीसरा, असमान त्वरित गति से गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ अगर हम देखें तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लेंगे t x एक्सिस पे, y एक्सिस पे हम ले रहे हैं v, ये y है, ये x एक्सिस है, ये 0 हो गया। आप समय 2 4 6 8, समय है 2, ये है 4, ये है 6, ये 8 10 इस तरीके से ले सकते हैं। और वेग आप देख रहे हैं 12 8 6 4 2, तो आप इस तरीके से ले लें 2 4 6 8 10 और ये 12 इस तरीके से वेग। तो समय यहाँ पे हम लेंगे सेकंड में और वेग हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो समय जब 2 सेकंड है तो वेग उसका कितना है, 12 मीटर पर सेकंड। तो 2 पे 12 जाएगा, मतलब ये यहाँ पे हुआ। समय 4 है तो वेग 8 हो गया, 4 पे 8 आएगा, मतलब ये यहाँ पे हुआ। समय जब 6 है तो वेग भी 6, तो समय 6 वेग भी 6, एक यहाँ पे हुआ। समय जब 8 सेकंड है तो वेग हो गया 4 मीटर पर सेकंड, तो 8 पे 4 ये यहाँ पे हो गया। और जब समय 10 है तो वेग आ रहा है 2, तो इसका मतलब ये यहाँ पे हो गया। तो अगर एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो आप देखेंगे कैसा आ रहा है, इसको जोड़िए, ये जोड़िए और इस तरीके से इन सारे पॉइंट्स को आप जोड़ते हुए जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रकार का एक ग्राफ बन रहा है। तो असमान त्वरित गति से गतिमान किसी भी वस्तु का जो वेग समय ग्राफ है वो किसी भी आकृति का हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी जब आप प्लॉट करें तो ऐसा आए, फिर ऐसा आए, फिर ऐसा, फिर ऐसा भी आ सकता है। या कहीं कहीं पे जब आप प्लॉट करेंगे तो हो सकता है कि ग्राफ ऐसा भी आ सकता है। तो किसी भी प्रकार का ये हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि गति के समीकरण का प्रयोग करते हुए हम किस प्रकार से सांख्यिक प्रश्नों को हल करते हैं। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। विराम अवस्था से चलने का मतलब कि इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 5 मिनट के पश्चात वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। 5 मिनट मतलब समय बराबर हो गया 5 मिनट, और 5 मिनट को आप सेकंड में चेंज कर देंगे तो 60 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300 सेकंड। 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है, मतलब अंतिम वेग जिसे कि हम लोग v कहेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 18 कम 18, 18 चौके 72, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या हो गया, अंतिम वेग हो गया। अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त कर लेती। मान लें कि त्वरण एक समान है, तो पहली चीज हमें निकालनी है त्वरण। तो त्वरण क्या है, त्वरण एक समान है, मतलब कि त्वरण को हम लोग a से डिनोट करते हैं, तो a ही हमें निकालना है। आप त्वरण की परिभाषा से पीछे जान चुके हैं कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर v माइनस यू बटे टी। अगर v की बात करें तो आप देख रहे हैं v कितना है 20, माइनस u कितना है, u यहाँ पे आप देख रहे हैं 0, और t समय कितना है, समय है 300 सेकंड। तो त्वरण बराबर आपका यहाँ पे आ जाएगा 20/300 सेकंड मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो 2 × 2 ये आ जाएगा 15, मतलब 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा। आगे दूसरी चीज पूछ रहा है, सेकंड चीज आपसे पूछ रहा है कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करने के लिए जब हमें u पता है, v पता है, t पता है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी क्या है, मान लिया कि दूरी s है, s दूरी उसने तय की, तो s हमें निकालनी है। तो गति के तीसरा समीकरण जिसे कि हम लोग v² बराबर u² प्लस 2as हम जानते हैं,
इसके द्वारा हम s क्या है, दूरी, इसको हम निकाल लेंगे। तो v क्या है, अंतिम वेग, और अंतिम वेग आप देख रहे हैं कितना है, 20। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। u प्रारंभिक वेग है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a की जगह पे है 1/15 और इंटू s हमें निकालना है, तो ये एज इट इज रहेगा। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 20 इंटू 20, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इक्वल्स ये हो जाएगा 2 5 जा 10, सॉरी 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 और बटे ये हो जाएगा 15 और इंटू में ये s ऐसे ही रहेगा। 15 इधर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो s बराबर आपका हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 15 और बटे यहाँ पे आएगा 2, कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो s बराबर ये आ जाएगा 200 और इंटू ये आ जाएगा 15, गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 30 और 2 जीरो ये बढ़ गए, इतना आ गया मीटर में दूरी। अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करना चाहें तो 3000 मीटर का मतलब कितना हो गया, 3 किलोमीटर। तो वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी हो गई वो कितनी हो गई, 3 किलोमीटर हो गई। दूसरा देखते हैं, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। जब गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो वो कैसे आएगा, माइनस में आएगा। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जब गति की विपरीत दिशा में इतने का त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो वो कैसे हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यदि कार का ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लगता है, मतलब t बराबर कितना है, 2 सेकंड का समय लगता है, तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करिए, मतलब दूरी हमें s बराबर निकालनी है। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार का ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लगता है, मतलब जब ब्रेक लगेगा तो रुकेगी, और रुकने का मतलब क्या हुआ कि उसका जो अंतिम वेग है वो कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ पे एक चीज और हमें पता है क्या, कि v बराबर क्या हो जाएगा, 0, और प्रारंभिक वेग मान लिया क्या है, वस्तु का u है। तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना हमें करनी है। तो सबसे पहले गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at से हम जानते हैं ये v कितना है, 0, u की जगह पे u ही रहेगा, त्वरण कितना है, -6 और टाइम कितना है, 2 सेकेंड। तो यहाँ से ये आ जाएगा -12 और u बराबर आ जाएगा, -12 इधर जाएगा तो प्लस का 12, तो u बराबर आ जाएगा कितना, 12 मीटर प्रति सेकेंड। प्रारंभिक वेग आ जाएगा यहाँ पे 12 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद हमें निकालना है तय की गई दूरी। तो u पता है हमें, v पता है, u भी 12 मीटर प्रति सेकेंड है, v आपको पता है 0 है, और t आपको पता है, a आपको पता है। तो दूरी के निकालने के लिए क्या करेंगे, गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से हम दूरी निकाल सकते हैं। u कितनी है वैल्यू आपकी, u आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 है, टाइम कितना है, टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, प्लस 1/2 इंटू a त्वरण कितना है, -6 इंटू t स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिए 12 2 जा 24, ये प्लस और माइनस ये आ जाएगा -6/2 इंटू 2 2 जा ये हो जाएगा 4, काट दीजिए इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये s बराबर आ जाएगा 24 माइनस 6 दूनी ये हो जाएगा 12। तो s बराबर 24 में से 12 गया 12 मीटर। तो टोटल अगर हम बात करें कि तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए, तो दूरी बराबर कितनी आ रही है, आप देख रहे हैं 12 मीटर आ रही है। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देखा कि गति के समीकरणों का प्रयोग करते हुए हम किस तरीके से आंकिक समीकरणों को हल करते हैं। तो अभी तक तीसरे भाग में, जो कि ये अंतिम भाग था गति का, उसमें आपने बच्चों देखा कि किस प्रकार से हम गति के तीनों समीकरणों को पिछले जो हमने परिभाषाएं पढ़ी थी उनकी सहायता से आप सॉल्व कर सकते हैं। त्वरण क्या होता है, चाल क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, दूरी क्या होती है, इन सारी चीज़ों को आपने सीखा। और उसके साथ साथ आपने गति के
वेग और समय में संबंध का जो ग्राफ होता है, किस प्रकार से उस ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते हैं, उसके विषय में आपने जाना और प्लॉट करना सीखा। अब ये गृह कार्य है जिसके द्वारा आप अभी तक जान सकेंगे कि आपने अभी तक जो पढ़ा है, गति जो पाठ पढ़ा है, उस पाठ को किस तरीके से आपने मनन किया, अभ्यास किया, जाना, कितना आपने समझा, उसका आप यहाँ पे इसको सॉल्व करके आप बता सकते हैं। गति के तीनों समीकरणों को लिखना है आपको कि गति के तीनों समीकरण कौन कौन से होते हैं। दूसरी चीज है कि त्वरण को परिभाषित करिए। त्वरण की क्या परिभाषा है, त्वरण का क्या मात्रक होता है, इसको आप बताएंगे। और तीसरा एक क्वेश्चन आंकिक प्रश्न है, जैसा कि अभी आप सॉल्व कर चुके हैं उसी हिसाब से, कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है और उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? तो इस आंकिक प्रश्न को आपको हल करना है। जो पीछे आपके समीकरण बताए गए हैं, जो आपको फार्मूले बताए गए हैं, उन फार्मूले की सहायता से इस आंकिक समीकरण को आपको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार की अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए बच्चों आप दीक्षा ऐप का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो YouTube चैनल है उस पर सब्सक्राइब करके आप इस प्रकार के अन्य वीडियो और दूसरे विषय के भी वीडियोज को आप देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ये आपका गति का